अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सॉरी अगर मेरा कैमरा थोड़ा हिल रहा है, सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा फील हो रही है, लेकिन प्लीज़ बर्दाश्त कीजिए मेरे साथ, क्योंकि हम आज बहुत ही मज़े का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसमें आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी प्लांट डाइवर्सिटी। जैसे कि नाम ही बताता है, प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट की डाइवर्सिटी यानी प्लांट्स का दुनिया में बहुत डिफरेंट तरीके से मौजूद होना, डिफरेंट वैरायटी के साथ मौजूद होना। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड प्लांट डाइवर्सिटी। तो देखें, जहाँ तक प्लांट्स मौजूद होते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, उनके दरमियान कंपटीशन भी होगा फूड को लेके। तो जब भी प्लांट्स और प्लांट्स के दरमियान कंपटीशन होता है सर्वाइवल के लिए, तो कुछ स्पीशीज़ डिग्रेड कर जाती हैं और कुछ स्पीशीज़ सर्वाइव कर जाती हैं। ठीक है, बाय डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स, वो अपने अंदर ऐसी डेवलपमेंट करती हैं कि उन्होंने दूसरे प्लांट स्पीशीज़ से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। जैसे कुछ स्पीशीज़ पैरासिटिक इन नेचर होती हैं, कुछ स्पीशीज़ का कुछ और हिसाब होता है, जिससे वो क्या करेंगी, सनलाइट ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगी या फिर सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगी, और इसके रिजल्ट में जो साथ वाले प्लांट स्पीशीज़ होती हैं वो डिके होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा प्लांट स्पीशीज़ की जो डिपेंडेंस है, जैसे अब प्लांट स्पीशीज़ के दरमियान कंपटीशन लगा रहता है, वैसे ही जो प्लांट स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड भी करती हैं कि कुछ स्पीशीज़ एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। जैसे जो बेलें होती हैं वो दूसरे प्लांट्स के साथ चिपकती हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, क्योंकि उनके पास खुद इतनी स्ट्रॉन्ग वुड नहीं होती, तो इसलिए अगर एक स्पीशीज़ उसमें डिके कर जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो उसके साथ डिपेंड हुई स्पीशीज़ हैं वो भी सफ़र करेंगी, उनको भी प्रॉब्लम फेस होगी। ओके, तो इसमें आगे हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रो वायरसेस का दे देती हूँ। वायरसेस को नॉन लिविंग कहते हैं क्योंकि इनका अपना सेल नहीं होता, यानी इनके सेल के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो नहीं होते, ये नॉन सेलुलर होते हैं, सेल ही नहीं होता। तो इसमें यानी होता क्या है, बस न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन कोट होती है। प्रोटीन कोट ने इसको सराउंड किया होता है, इसको ढांपा हुआ होता है, और न्यूक्लिक एसिड की वजह से ये क्या करता है, अपना डीएनए इंजेक्ट करके बीमारियां फैलाता है। और इसको क्लासिफिकेशन थ्योरी में हम इसलिए ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसे नॉन लिविंग कहते हैं। ये जब भी होस्ट के अंदर जाएगा तब लिविंग होगा, अदरवाइज ये नॉन लिविंग होता है। अच्छा जी, तो अब आगे हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला किंगडम आता है प्रोकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स हमारे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सबसे पहले इस दुनिया में पाए गए थे। ठीक है, तो उसमें आगे हम पहला किंगडम पढ़ेंगे मोंद्रा का। मोंद्रा के आगे फर्दर दो फाइलम है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो किंगडम मोंद्रा क्या होती है, मोंद्रा सबसे पहली किंगडम है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जेनेटिक मटीरियल होता है इसका सर्कुलर होता है, यानी डीएनए ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में मौजूद होगा, और इनका ये क्योंकि इतने एडवांस नहीं है तो इनका न्यूक्लियस नहीं होता था, और ये सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता था इनका डीएनए। ठीक है, उसके अलावा इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनल्स भी नहीं होती थी, लाइक राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होती थी। डबल मेम्ब्रेन एनवलप तो बिल्कुल भी नहीं होता था, जैसे नॉर्मल सेल्स में होता है। न्यूक्लियस के अंदर होती है डबल कोटिंग हुई होती है मेम्ब्रेन की, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर हुई होती है, वैसे किंगडम मोंद्रा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर डबल मेम्ब्रेन कोटिंग नहीं हुई होती। उसके अलावा जो राइबोसोम्स होते हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। अब राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका, तो किंगडम मोंद्रा के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। लाइक प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन राइबोसोम यूकैरियोट्स की निस्बत छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता। उसके अलावा जो सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, पॉलीसेकेराइड से और अमाइनो एसिड रेजिड्यू से। ठीक है, अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड होती है, ये सेल वॉल इससे मिलके बनी होती है। क्यों मिलके बनी होती है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी वजह से ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। आई नो आपको पता होगा हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के बारे में, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। हाइड्रोफोबिक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर से पानी जो गुजरने ना दे, और हाइड्रोफिलिक जिसके अंदर से पानी गुजर जाए। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक होती है, ये पानी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। उसके बाद है कुछ जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं, लाइक जो नाइट्रोजन होती है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि बाद में यूटिलाइज हो जाती है।
अच्छा जी, उसके बाद आगे हमने इसके दो फाइलम के बारे में मैंने आपको बताया था। फाइलम बैक्टीरिया होता है और साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है। पहले साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ये काफ़ी शेप्स में होते हैं, स्फेरिकल, इस तरह गोल शेप में भी होंगे, रॉड शेप में भी होंगे, ब्रांच फॉर्म में भी होंगे, इस तरह ये ब्रांचेज निकली हुई हैं, ब्रांच फॉर्म में भी होंगे, फिलामेंटस भी होंगे, ऐसे फिलामेंट्स की फॉर्म में है, ठीक है, धागे नुमा होंगे। उसके अलावा इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो पिगमेंट्स किस तरह के होंगे? क्लोरोफिल होगा जो ग्रीन इन कलर होगा, फाइकोइरिथ्रिन होगा रेड इन कलर होगा, फाइकोसाइनिन होगा ब्लू इन कलर होगा। इनमें फाइकोसाइनिन जो ब्लू कलर है वो डोमिनेंट होता है। अच्छा, ये कलर्स हम किस बेस पे कहते हैं? प्लांट के जो पिगमेंट होते हैं, जो कलर वो अपने ऊपर से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, वो कलर उनको शो होता है, ठीक है। तो अगर क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, अब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो ग्रीन शो करता है। फाइकोरिथ्रिन है वो रेड शो करेगा और फाइकोसाइनिन ब्लू शो करेगा। उसके बाद है फाइलम बैक्टीरिया। ये क्या है? स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए, वैसे तो वायरस इस दुनिया की सबसे छोटी चीज़ है, लेकिन जो बैक्टीरिया हैं वो अगर लिविंग की बात की जाए तो बैक्टीरिया सबसे छोटे हैं। अच्छा जी, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल से मिलके बने होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनके अंदर डिवीजन होती जाती है तो ये अलग नहीं होते एक दूसरे से, ठीक है, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, क्लम्प्स की फॉर्म में रह जाते हैं, फिलामेंट्स या चेन की फॉर्म में रह जाते हैं। इनका नॉर्मल साइज 1 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन इनकी रेंज 0.1 से 10 माइक्रोमीटर तक भी हो सकती है। यानी जो हमारा सबसे बड़ा बैक्टीरिया होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 माइक्रोमीटर तक होगा, जो कि बहुत छोटा है। उसके अलावा है सम आर हेट्रोट्रॉफ्स एंड सम आर ऑटोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, और ऑटोट्रॉफ्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा ये क्या है, नाइट्रोजन रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, लाइक एमोनिफिकेशन। ये ज़मीन के अंदर जो डिकम्पोजर्स होते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया, ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कहाँ से आई? जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स डिके होते हैं, मर जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, तो उनके अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो ऑर्गेनिक होती है। ये क्या करते हैं, सिंपली उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि ज़्यादा यूटिलाइज हो सकती है। उसके अलावा हेट्रोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफिक नेचर के अलावा कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जो एनिमल्स में फूड पॉइजनिंग कॉज करेंगे, कि यानी अगर हमने कुछ ऐसा खाना खाया है जिसमें जरासीम है, तो हम कहते हैं इसके अंदर बैक्टीरिया है, उसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, खाना हजम नहीं होता है। और प्लांट्स के अंदर ये सड़ापन पैदा कर देते हैं कि प्लांट सड़ने लग जाते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया साइंस के लिहाज से सर्शिया कोलाई है, रॉड शेप होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? इस पर हम काफ़ी ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं, साइंटिफिक टेस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा टेस्ट कौन से ज़्यादातर इसमें प्रोटीन फंक्शंस के टेस्ट चेकआउट कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स के बारे में। तब तक स्टे पॉजिटिव, अल्लाह हाफिज़।